चलिए, आज हम लोग इस लेक्चर में बातचीत करने जा रहे हैं प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत। आज हम लोग विस्तार से प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत को समझेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि कैसे प्लेटो ने अपने पूर्ववर्ती फिलोसफरों से, पूर्ववर्ती दार्शनिकों से सामग्री ली, चिंतन लिया और फिर अपने स्वरूप में बनाते हुए उन्होंने प्रत्यय सिद्धांत को स्थापित किया। इसके पहले हम लोगों ने एक लेक्चर में मैंने जब पाश्चात्य दर्शन का इंट्रोडक्शन आपको बताया था तो उसमें मैंने दो शब्दावली इस्तेमाल की थी कि जो भी फिलोसफर है उसके सामने दो उद्देश्य बड़े रहते हैं। पहला उद्देश्य क्या रहता है, जिसे तत्व मीमांसा कहते हैं, कि जो भी तत्व हमारे आसपास हैं, इस संसार में है, सृष्टि में है, उसकी व्याख्या करना, तो इसको तत्व मीमांसा कहा जाता है। तत्व से तात्पर्य यह है कि तत्व के बारे में चिंतन करना, तर्क वितर्क करके किसी निष्कर्ष पे पहुंचना मीमांसा कहलाता है। इसलिए जब हम लोग तत्व मीमांसा की बात करते हैं तो हम उन तत्वों की बात कर रहे हैं जिससे जीवन जगत की व्याख्या हो जाती है। और जैसा फिलॉसफी का जो स्वभाव है, विषय का नेचर है, उसमें किसी विषय के हम लोग मूल स्वरूप को जानते हैं। इस मूल स्वरूप को जानने की वजह से एक दार्शनिक के लिए यह चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि वह जो जगत की व्याख्या कर रहा है वह उस जगत के मूल स्वरूप तक जाए। इसलिए तत्व मीमांसा की दो कैटेगरी बन गई। पहली कैटेगरी यह है कि वह तत्व, वह सत्ता जो हमारे अनुभव में आ रही है, और दूसरी वह सत्ता जो भले हमारे अनुभव में नहीं आ रही है लेकिन सृष्टि की व्याख्या का मूल आधार है। तो यही स्थिति प्लेटो के सामने भी आती है। हम लोग तत्व मीमांसा को दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तत्व मीमांसा वो है जो हमारे अनुभव में आ रही है, जिसको कि हम अनुभव करते हैं, जिसके बीच हम रहते भी हैं, उसे हम लोग वर्णनात्मक तत्व मीमांसा कहते हैं। उसे फिजिक्स के तौर पर भी जानते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन जगत की व्याख्या करने में उससे संतुष्टि नहीं मिलती है, तो उसी क्रम में हम लोग जो हमारे अनुभव में आ रहा है उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए, उससे परे जाते हुए हम उन सत्ताओं की व्याख्या करते हैं जो भले हमारे अनुभव में नहीं आ रही है, भले उस जगत से परे है, लेकिन जीवन जगत की व्याख्या करने का मूल आधार वही है। इस तरह तत्व मीमांसा की दो कैटेगरी हो गई, एक वर्णनात्मक तत्व मीमांसा, एक दूसरी परिमार्जित तत्व मीमांसा, या कभी कभी उसे स्वप्नलोक की तत्व मीमांसा भी कहते हैं। अब प्लेटो जो चिंतन करने जा रहे हैं उनके चिंतन के लिए ये दोनों तत्व मीमांसा की व्याख्या करना जरूरी है, और तभी उनकी महानता इसी बात में है कि दोनों में समुचित समन्वय का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, हम लोगों के सामने, एक फिलोसफर सामने चैलेंज क्या होता है कि सिर्फ तत्व की व्याख्या नहीं करना है, यह भी हमें व्याख्या करना है कि उस तत्व का ज्ञान कैसे हो। आप सिर्फ बता के नहीं छोड़ सकते कि मूल तत्व ये सत्ता है या ब्रह्म है या फिर कोई मूल सत्ता शून्य, कुछ भी आप बताएं, लेकिन जो भी आप चर्चा कर रहे हैं उसकी आपको तार्किक व्याख्या करनी पड़ती है। इसलिए ज्ञान के साधनों पर जो चिंतन होता है, ज्ञान कैसे मिल रहा है, ज्ञान का आधार क्या है, ज्ञान अनुभव से मिल रहा है कि बुद्धि से मिल रहा है, तो फिलॉसफी की वह ब्रांच जो ज्ञान का अध्ययन करती है, ज्ञान कैसे मिल रहा है, ज्ञान के साधन क्या है, उसे ज्ञान मीमांसा कहा गया। तो ज्ञान मीमांसा दृष्टिकोण से अब यह भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि जिस मूल सत्ता की आप व्याख्या कर रहे हो उसका ज्ञान कैसे होगा, उसके ज्ञान के आधार क्या होंगे। इसलिए जो वेस्टर्न फिलॉसफी जो हम लोग पढ़ रहे हैं और आगे भी हम लोग देखेंगे, उसकी दो कैटेगरी है, एक तत्व मीमांसा जो सत्ता संबंधित विचार है, एक ज्ञान मीमांसा जो ज्ञान से संबंधित विचारों में आता है। इन्हीं दोनों आधारों पर अब प्लेटो अपना चिंतन देने जा रहे हैं। चैलेंज क्या है प्लेटो के सामने? अगर हमें यह समझ में आ जाए तो हमें शायद प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत का महत्व समझ में आ जाएगा। प्लेटो के सामने चुनौती यह है कि उन्हें यह व्याख्या करनी है कि जो भी जीवन जगत हमारे सामने दिखाई दे रहा है उसके मूल तत्व कौन है। और इतनी नहीं, अगर मूल तत्व हमारे अनुभव में आ रहे नहीं आ रहे, जो जगत हमारे आसपास दिखाई दे रहा है, जो अनुभव में आ रहा है, वो क्या है। तो मूल स्वरूप की व्याख्या करते हुए उन्हें आणविक जगत तक भी आना है, और दूसरा उस मूल सत्ता की व्याख्या कैसे, उसका ज्ञान कैसे मिलेगा, जो हमारे अनुभव में आ रहा है उसके नॉलेज की व्याख्या कैसे होगी। इन दोनों चुनौतियों का समाधान प्लेटो अपने प्रत्यय सिद्धांत द्वारा कर रहे हैं। प्लेटो ये कह रहे हैं कि सत्ता जो है, जो मूल सत्ता है, वह प्रत्ययों की है, और इन प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त करने
वाला ही दर्शन मुख्यतः बुद्धि पर आधारित है। इसलिए दो कैटेगरी आ गई, मूल सत्ता प्रत्ययों की है और इसका ज्ञान हम बुद्धि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्लेटो का जो प्रत्यय सिद्धांत है वो ज्ञान मीमांसा भी से संबंधित है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की व्याख्या का आधार प्रत्यय है और सत्ता मीमांसा भी संबंधित है। क्यों? क्योंकि प्रत्ययों की व्याख्या सत्ता के तौर पर भी हो रही है। अब आते हैं कि प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत किन आधारों पर बना। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बड़े सरल ढंग से देखा था कि प्लेटो ने अपने पूर्ववर्ती विचारकों से बहुत सारी अवधारणाएं ग्रहण की हैं। जैसे उन्होंने यह अवधारणा ग्रहण की कि मूल सत्ता अपरिवर्तनशील है और दूसरा कि उसका ज्ञान बुद्धि के द्वारा होता है। ये उन्होंने परमेनाइडिस से लिया। इसके साथ साथ बाद में हेराक्लाइट्स आए। हेराक्लाइट्स से उन्होंने परिवर्तनशीलता को लिया। सोफिस्ट फिलोसफरों से उन्होंने अनुभव को लिया और सुकरात से उन्होंने संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट को लिया। इन पूर्ववर्ती विचारकों के आधार पर अब वो प्रत्ययों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब भी हम प्रत्ययों का ज्ञान बुद्धि के द्वारा प्राप्त करते हैं तो वही ज्ञान कहलाता है और दूसरा जब अनुभव से इस परिवर्तनशील जगत का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो मत कहलाता है। तो आइए अब देखते हैं, पहले समझते हैं प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत शुरू करने से पहले कि प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय सामान्य अर्थ में देखा जाए जो भी सत्ता है, जो भी वस्तुएं हैं, उनकी जो मानसिक अवधारणाएं हैं उन्हें प्रत्यय के तौर पर समझा जाता है। जैसे अभी मैंने आपके सामने से बोलूं शेर, शेर कहते ही हमारे मन में जो अवधारणा बनी वही प्रत्यय है, जिसके अंग्रेजी के लिए सही शब्द है वो आइडिया कहलाता है। जैसे हमने कहा भेड़, भेड़ जैसे ही कहा तो हमारे मन में उसका एक आइडिया बना। सुकरात यहीं तक सीमित थे। सुकरात ने कहा था कि जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सत्ता है, उसकी जो मानसिक अवधारणाएं हैं वही संप्रत्यय है। अब प्लेटो एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मनुष्य को ज्ञान मिलता कैसे है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा अपनी कॉपी पर एक हवाई जहाज का चित्र देखता है, वो कहता है ये हवाई जहाज है। दूसरा वो कागज का हवाई जहाज बनाता है, उसको भी हवाई जहाज कहलाता है। ऊपर वो बड़ा सा लोहे का हवाई जहाज गुजर रहा है, उसे भी वो हवाई जहाज कह रहा है। आखिर तीनों के कलर अलग अलग हैं, तीनों के डिजाइन अलग अलग है, तीनों का जो मटेरियल है वो भी अलग अलग है, लेकिन तीनों को एक नाम से क्यों पुकारा जा रहा है? क्यों ऐसा होता है कि तीनों को एक ही नाम दिया जा रहा है, वो हवाई जहाज? उसकी वजह वह उसकी अवधारणा है या उसका आइडिया है। यही प्रत्यय है। अगर जिस दिन बच्चे को समझ में आ जाता है कि यह हवाई जहाज की ये डिजाइन होगी तो इसे हवाई जहाज कहा जाएगा, तो उसे ही प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय ज्ञान के आधार है। व्यक्ति को ज्ञान कब मिलता है, कब कहते हैं कि बच्चे को ज्ञान मिला है? जब उस अवधारणा को वो प्राप्त कर लेता है। यह अवधारणा रहती कहां है? जैसे हमने देखा जाए तो अलग अलग हवाई जहाज की जो डिजाइन है, उस हवाई जहाज में वो आइडिया मौजूद है, वो डिजाइन मौजूद है, और वो डिजाइन हम जब अपने भीतर लेते हैं हमारे भीतर वो डिजाइन मौजूद है। इसलिए जब दोनों का तालमेल बैठता है तब जाके होता है अच्छा तो इसे हवाई जहाज कह रहे हैं। जैसे इसके लिए इसके सपोर्ट में हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि सत्ता दो तरीके की होती है। एक सामान्य सत्ता कहलाती है, यूनिवर्सल जिसे कहते हैं, और दूसरा विशेष सत्ता कहलाती है, जिसे पर्टिकुलर कहा जाता है। अर्थात व्यक्ति अलग अलग, मैं एक व्यक्ति हूं, सामने वाला राम एक व्यक्ति होगा, श्याम एक व्यक्ति होगा, हम सब मनुष्य अलग अलग हैं, विशेष अलग अलग हैं, लेकिन हम सब में कॉमन क्या है? मनुष्यत्व। हम सब मनुष्य हैं। ये जो उभयनिष्ठ विचार है इसे सामान्य कहा जाता है, इसे प्रत्यय कहा जाता है। देखने में हम सब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मूलतः हम सब की पहचान क्या है? हम सब कब मनुष्य कहलाएंगे? जब मनुष्य की विशेषता हम सब में पाई जाएगी। इस तरह जो ज्ञान का आधार अलग अलग व्यक्ति नहीं होता, ज्ञान का आधार वह अवधारणा होती है, वो आइडिया होती है, जिसके होने से हम अलग अलग लोगों को पहचान पाते हैं। इसलिए ज्ञान का जो मूल स्रोत हो गया है वह प्रत्यय हो गया, जिसे उन्होंने आइडिया कहा। अब इसका महत्व क्या है? ये सामान्य अनुभव में नहीं आता। जैसे एक छोटा बच्चा जुड़ जाए, वो कहे कि बताइए मनुष्यत्व कहाँ है? मनुष्यत्व इंद्रियों से नहीं दिखाई देगा, लेकिन बुद्धि के द्वारा हम उसका आइडिया बना सकते हैं कि ये गुण जिसमें होगा उसे हम मनुष्य कहेंगे। इस तरह
प्लेटो कहते हैं कि ज्ञान का जो मूल आधार है वह आइडिया ही है, वही प्रत्यय ही है। इसका दूसरा पक्ष देखें, सत्ता किसकी है? मूल सत्ता प्रत्ययों की है। अलग अलग मनुष्य तो है ही हैं, लेकिन अलग अलग मनुष्यों में जो पाए जाने वाला मनुष्यत्व है, सामान्य है, उसी की मूल सत्ता मानी जाती है। कल को वो अलग अलग व्यक्ति ना भी रहे, मान लो आज डायनासोर नहीं है, डायनासोर नहीं भी है, तब भी उसका आइडिया मौजूद है। इसलिए मूल सत्ता किसकी है? मूल सत्ता प्रत्ययों की है। इसलिए प्रत्ययों की मूल सत्ता है, ये उनकी सत्ता मीमांसा, तत्व मीमांसा है। और वो प्रत्ययों का ज्ञान किसके आधार पे होता है? बुद्धि के द्वारा होता है। जिस समय आप प्रत्ययों को, आइडिया को समझ लेते हो, उसी समय आप ज्ञान को समझ लेते हो। इस तरह प्लेटो पहला स्टेप लेते हैं और वो कहते हैं कि मूल सत्ता प्रत्ययों की है, और इन प्रत्ययों का ही जब ज्ञान होता है तभी हम उसे ज्ञान कह सकते हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे अनुभव में आ रहा है, सीधे प्रत्यय हमारे अनुभव में नहीं आते, हमारे अनुभव में अलग अलग वस्तुएं आती हैं, अलग अलग विशेष सत्ताएं आती हैं, तो ये क्या है? तो फिर प्लेटो कहते हैं जो अलग अलग विशेष सत्ताएं आ रही हैं, इनका ज्ञान हमें अनुभव के द्वारा होता है। और ये अनुभव के द्वारा हम किसको जानते हैं? हम प्रकृति को जानते हैं। तो प्रकृति का ज्ञान अनुभव से हो रहा है, क्योंकि अनुभव के द्वारा हम प्रत्ययों को नहीं जान रहे, प्रत्ययों को तो बुद्धि के द्वारा ही जानेंगे। इसलिए कहते हैं कि अनुभव के आधार पर हम जो कुछ जानेंगे उसे ही हम मत कहेंगे। और ज्ञान किसे कहेंगे? जिस क्षण आपको प्रत्ययों का ज्ञान हो जाएगा, उस क्षण उसे ज्ञान कहा जाएगा। यही ज्ञान और मत में अंतर है। इस तरह एक तरह से ये इसकी पृष्ठभूमि में, अगर हम देखें कि प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत में प्रस्तावना, ये समन्वय कर रहे हैं अपने पूर्ववर्ती चिंतन का। पृष्ठभूमि पूर्ववर्ती में हमें देखते हैं परमेनाइडिस, हेराक्लाइट, सोफिस्ट और सुकरात। ये पूरा जो हिस्सा है ये एक तरह से प्लेटो के बैकग्राउंड का काम करता है। अब हम लोग आ रहे हैं मूल विषय पर। मूल विषय क्या है? प्रत्यय। देखेंगे प्रत्यय सत्ता के दृष्टिकोण से प्रत्यय सिद्ध करेंगे, प्रत्यय का स्वरूप क्या है, और प्रत्ययों के संबंध में भी हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अगर हम देखें उदाहरण के तौर पर, हमारा सिलेबस बहुत छोटा सा है। अब जो हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं वो बात यह है कि प्रत्ययों की सत्ता होती है, यह सत्ता सीधे हमारे अनुभव में नहीं आती है, इसका स्वरूप अनुभव से परे दिव्य लोक में है। इसी एक लाइन को सिद्ध करने के लिए पूरा आपका सिलेबस है। अलग अलग व्याख्याएं जो हम लोग को मिलेगी, उन सभी व्याख्याओं में हम इसी चुनौती को देखेंगे। और ये प्लेटो के सामने भी चैलेंज रहा होगा, हमारे सामने चैलेंज इसलिए ज्यादा है कि प्लेटो ने कहीं एक जगह विचार नहीं किया है। प्लेटो ने बहुत सारी अलग अलग किताबें हैं, उन अलग अलग किताबों में उन्होंने प्रत्ययों की व्याख्या की है। अब उन लोगों को थोड़ा पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि प्लेटो का पूरा प्रत्यय सिद्धांत हमें 1 या 2 घंटे में समझाना पड़ेगा। तो जो कुछ फिलोसफर्स ऐसे हुए जिन्होंने उनका संग्रह किया, और संग्रह करने के बाद फिर उन्होंने उसका निर्धारण किया कि प्लेटो के चिंतन में प्रत्ययों को सिद्ध करने के लिए 5 युक्तियां अलग अलग मिलती हैं। इन युक्तियों में हम लोग सिद्ध क्या करने जा रहे हैं? प्रत्ययों की सत्ता होती है, वह सत्ता इंद्रिय जगत से परे है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, प्लेटो से पूछा जाता है जब अनुभव में तो अलग अलग वस्तुएं आ रही हैं, तो फिर प्रत्ययों की सत्ता कहां है? तो अलंकारिक भाषा में कहते हैं, उसे कहते हैं प्रत्ययों का दिव्य लोक। प्रत्ययों की सत्ता दिव्य लोक में है। इसका एक अर्थ यह भी लगाया जा सकता है, जैसे मनुष्य हमें अलग अलग दिखाई, इंद्रियों से तो अलग अलग मनुष्य दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविक सत्ता जो प्रत्ययों की है वह सत्ता इंद्रियों से परे है। जो इंद्रियों से अलग है उसे अलंकारिक भाषा में दिव्य क्यों कहा जाता है? यह हम लोग मान लेते हैं कि प्लेटो ने कल्पना की एक दिव्य लोक है, उस दिव्य लोक में प्रत्यय हैं, और उन्हीं प्रत्ययों के आधार पर संसार की सभी वस्तुओं का निर्धारण हो जा रहा है। अब प्रत्यय होते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए प्लेटो 5 तरह के तर्कों का इस्तेमाल करते हैं, और इन्हीं 5 तरह के तर्कों को अब हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। अब देखा जाए तो ये जो फ्रेम है प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत, इसमें हम देखेंगे सत्ता संबंध जो 5 तर्क हैं, विज्ञान मूलक, अभेद मूलक, अभाव मूलक, संबंध मूलक, तृतीय पुरुष आधारित, इस 5 तर्कों को देना होता है। उसके बाद देखते हैं इन 5 तर्कों के आधार पर उसका स्वरूप क्या बनता है। जब स्वरूप निर्धारित हो जाता है तो फिर हमारे सामने समस्या आती है कि जब प्रत्यय दिव्य लोक में है, प्रत्यय सीधे हमारे अनुभव में नहीं आ रहा है, तो जो वस्तुएं अनुभव में आ रही है, जो जगत है, उसका प्रत्ययों से क्या संबंध है? इसके लिए 3 है,
अंश का सिद्धांत है कि जो प्रत्यय जो वस्तुएं हैं उनमें अंश अंशी का संबंध है। कुछ लोग कहते हैं प्रतिबिंब का संबंध है। फिर उसके बाद अव्यक्ति का। तो हम यहाँ पे पहले सत्ता को समझेंगे, फिर क्या स्वरूप बन रहा है, फिर संबंधों को देखेंगे, फिर मूल विषय के विकास में अलग से देखेंगे कि शुभ और ईश्वर का क्या स्वरूप है। तुलना और आलोचना एक साथ अरस्तु के हैं। पहले जब बहुत विस्तार से हम लोग को देखना होता था तब इसमें तुलना इंडियन फिलॉसफी से भी, शंकराचार्य से भी कराई जाती थी, न्याय दर्शन से भी कराई जाती है सामान्य की। लेकिन मुझे लगता है कि पर्याप्त रहता है अरस्तु। तो हम लोग देखेंगे अरस्तु से इसकी समानता क्या है, और अरस्तु ने प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत पर कुछ आपत्तियां दर्ज की हैं। उन आपत्तियों को देखेंगे, फिर बाद में हम लोग निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। तो अब इस प्रत्यय को समझने के बाद कि प्रत्यय फाइनली हम लोग उसको कंपाइल करें, जोड़े, तो प्रत्यय मानसिक अवधारणा के तौर पर प्रयुक्त होते हैं। ये मानसिक प्रतिरूप, सही शब्द है कि मानसिक प्रतिरूप है। ये मानसिक प्रतिरूप हमारे बुद्धि में रहता है, हमारे भीतर रहता है, लेकिन यह सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, ये उस वस्तु में भी निहित होता है। तो मानसिक प्रतिरूप जैसे मनुष्यत्व की अवधारणा हमारे पास भी है, वही मनुष्यत्व अलग अलग मनुष्यों में भी पाया जाता है। इसलिए जब उस मनुष्य को देखते हैं, अवधारणा हमारे भीतर भी है, मनुष्य में भी है। जब संवाद होता है तो हमें ज्ञान की प्राप्त होती है। इसलिए प्लेटो के सिद्धांत को वस्तुवादी, प्रत्ययवादी कहा जाता है। मतलब वो प्रत्ययों की सत्ता वस्तुनिष्ठ मान रहा है। ऐसा नहीं प्रत्यय सिर्फ हमारे मन में है, प्रत्ययों की सत्ता वस्तुओं में भी पाई जाती है। इसलिए उनके जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवादी कहा जाता है। सिर्फ हमारे भीतर तक सीमित नहीं है, उस वस्तु में भी पाए जाते हैं। इस तरह प्रत्ययों की मूल सत्ता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए कि प्रत्यय की सत्ता है और वो हमारे दिव्य लोक, हमारे अनुभव से अलग है, इसके लिए वो 5 तर्क देने जा रहे हैं। इन 5 तर्कों का उद्देश्य सिर्फ एक है कि प्रत्यय होते हैं, भले वो हमारे सीधे अनुभव में नहीं आ रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे।